चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लास्ट जो हमारा प्रोविजन है, सेक्शन 74। ध्यान रखिएगा 73 में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कभी आएगा मामला तो इतना ध्यान रखिएगा कि अनलिक्विडेटेड जिसका निर्धारण नहीं किया गया है पार्टी द्वारा, वहां पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से संबंधित अगर कोई प्रश्न होता है तो वो आदर्श गौतम खाला का घर समझ रखे हो? सर नेट नहीं चल रहा था, फिर से ट्राई कर रहे थे सर, मैसेज भी नहीं जा रहा था। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। अब नई चीज शुरू कर रहे हैं इसलिए एमपी दे दिए, नहीं तो ना देते। चलो भाई 74 क्या कह रहा है? 74 में जैसे 73 में था अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, तो यहां पे लिक्विडेटेड डैमेजेस, परिनिर्धारित प्रतिकर, लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, परिनिर्धारित, लिख लो भैया, परिनिर्धारित क्षति, परिनिर्धारित क्षति नहीं, प्रतिकर, डैमेजेस है ना, प्रतिकर व शास्ति। 74 क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको हम बताते हैं। अच्छा 73 के जो भी क्या है इलस्ट्रेशंस हैं, आप सब देख लेना। इलस्ट्रेशंस मुख्य होते हैं, वही समझाने में और समझने में मदद करते हैं। सारे इलस्ट्रेशंस आप देखना और जो ना समझ में आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 74 compensation for breach of contract where penalty stipulated for। देखिए अगर हमने किसी संविदा में इस बात को मेंशन कर दिया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट है, सेवा शर्तें हैं, उसमें हमने ये मेंशन कर दिया है कि अगर ब्रीच किया जाता है तो उसको कुछ भुगतान करना होगा डैमेजेस के रूप में। यहां पे लेकिन बात की गई है, पेनल्टी की बात की गई है। जहां शास्ति का अनुबंध है वहां संविदा भंग के लिए प्रतिकर। यहां समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि मैंने पहले बताया कि अगर संविदा में किसी डैमेजेस को मेंशन कर दिया गया है कि हमें इतना लॉस होने का कंपनसेशन चाहिए, तो वो क्या हुआ? लिक्विडेटेड डैमेजेस। यहां पे ध्यान रखिएगा, परिनिर्धारित, जिसका निर्धारण किया जा सके, वहां पे निर्धारित है कि इतना हमें भुगतान आप इन केस ऑफ ब्रीच करेंगे। लेकिन अब यहां पे बात की गई है शास्ति की। कंफ्यूजन हो सकती है कि जो आपने शर्त डैमेजेस के लिए उसमें मेंशन की है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है केवल या पेनाल्टी है। पेनाल्टी आप समझ सकते हैं, पेनाल्टी माने दंड माने यहां जो हिंदी में कहा गया शास्ति। आपके ऊपर दंड आरोपित किया जा रहा है, आपके ऊपर पेनालाइज किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पेनल जो चार्जेस होते हैं, दंडात्मक अगर आप पे कोई प्रभार डाला जा रहा है तो वो सामान्य प्रभार से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि वो आप पे दंडात्मक रूप में होता है। तो बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि जो संविदा में आपके लिक्विडेटेड डैमेजेस या डैमेजेस की जो हम बात कर रहे हैं वो कहा तो गया है, लेकिन वो हो सकता है कि उसका फॉर्म जो हो वो पेनल्टी के रूप में हो। तो यहां बात आती है, देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश होगी क्योंकि इंग्लिश लॉ से ही चीजें हैं।
इंग्लिश लॉ में क्या कहता है, वो कहता है कि जो आप सेवा शर्तें डाल रहे हैं, जो डैमेजेस की बात कर रहे हैं, जो आप डैमेजेस के अमाउंट को प्री एस्टिमेट कर रहे हैं, जो डैमेजेस के अमाउंट को प्री एस्टिमेट करना मतलब जब डैमेज होगा तब डैमेजेस क्या होंगे उसको हम संविदा के समय ही, कॉन्ट्रैक्ट के समय ही अपने एग्रीमेंट में मेंशन कर दें। प्री एस्टिमेशन ऑफ डैमेजेस या प्री एस्टिमेशन ऑफ लॉस कह लें, और लॉस के लिए क्या डैमेजेस होंगे वो हम पहले मेंशन कर लें। तो इंग्लिश लॉ कहता है कि ऐसी स्थिति में ये जो अमाउंट है उसको दो रूपों में रख सकते हैं। पहला ये लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, और दूसरा पेनाल्टी। अभी समझ लीजिए यहीं पे कि इंग्लिश लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर वो डिफाइन, अगर उस केस में जब जाएगा मुकदमा न्यायालय में और वहां पे अगर न्यायाधीशों ने उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस की श्रेणी में रख दिया, लिक्विडेटेड डैमेजेस की श्रेणी में रख दिया कि हां ये आप लोगों ने जो अपने आप से समझौता किया था अपने आप में, ये डैमेजेस का रूप है, तो जो भी अमाउंट वहां मेंशन होगा वो क्या होगा, पूर्ण रूपेण होली पे किया जाएगा पूरा। और अगर उसको पेनल्टी के रूप में मान लिया कोर्ट ने, तो उसका भुगतान कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। वो चाहेगा तो इसको कम भी कर सकता है, ये घटा भी सकता है, ठीक है, लेकिन हां वो जितना अमाउंट उसमें निर्धारित है उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक। अब इसको हम दो केसेस में लेके चलते हैं, लेकिन अब चूंकि ये थोड़ा सा चर्चा हो रही है तो यहीं पे बता दें कि ये इंग्लैंड का मामला है, ठीक है। ब्रिटिश लॉ जो भी है वो ये है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी के। इंडिया में क्या है अभी हम चर्चा करेंगे कि इसको कैसे जानेंगे कि डैमेजेस लिक्विडेटेड डैमेजेस है, कैसे पेनाल्टी है, वो दो चार केसेस के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर लेंगे। बात चल रही तो यही जान लीजिए कि अगर ये इंडिया है तो यहां अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस है, यहां अगर पेनाल्टी है, ठीक है, यहां अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस और यहां पेनाल्टी है, तो यहां पे इस डिफरेंस को लगभग खत्म माना जाता है। ये यहां पे मेन डिफरेंस है, लेकिन यहां पे इस डिफरेंस को बहुत मान्यता धारा 74 नहीं देती है। धारा 74 कहती है कि ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करेगा कि वो जो चाहेगा वो रीजनेबल डैमेजेस, रीजनेबल कंपनसेशन, दोनों केस में कोर्ट का अधिकार हो गया है। तो देखिए दोनों में बहुत अंतर नहीं रह गया, यहां पे अंतर है, इंग्लिश लॉ में अंतर है कि अगर डैमेजेस है तो फुल्ली पे किया जाएगा, अगर पेनल्टी है तो कोर्ट के उस पे जाता है, वो रीजनेबिलिटी वहां चेक करके उसको कम बेसी कर सकता है। लेकिन इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं, कोर्ट के पाले में गेंद है, इसमें भी चाहे तो घटा दे, इसमें भी घटा दे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें इसमें यहां डिसाइडेड है, मान लीजिए 500 रुपए का डैमेजेस का प्लान है, आपको याद होगा एक केस मैंने बताया था, दो रेसलर्स होते हैं, वो आना चाहते हैं लड़ने और वो कहते हैं कि अगर कोई नहीं आया तो 500 रुपए उसको भुगतान करना होगा। याद है केस? शायद नहीं याद हो। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में था, वेजरिंग में था, यस सर। फिर से देखना। तो अगले दिन वो नहीं आता है तो उसको क्या हुआ था, उसको ये हुआ था कि 500 रुपए दे देंगे। मतलब अगर वहां छोड़िए, यहां पे लाइए उस बात को कि अगर वो नहीं आता है तो 500 रुपए तक की राशि जो है अप टू 500 ये कोर्ट उसको देने को कह सकती है। अप टू, ध्यान रखिएगा, नॉट मोर देन दिस अमाउंट कैन बी सेट टू पे टू अदर पार्टी। ये मैक्सिमम लिमिट होगी जो उन्होंने आपस में तय कर रखा होगा, ठीक।
यहां पे दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। अब आगे हम चलते हैं कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी को इंग्लैंड में और यहां पे कैसे देखते हैं, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे। तो इंग्लैंड में आपको याद होगा एक केस मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत पहले, न्यूमेटिक टायर लिमिटेड, टायर कंपनी क्या थी ना, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कौन से, गैराज एंड मोटर कंपनी लिमिटेड, याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? सही में नहीं याद है आप लोगों को? क्या याद है? भाई यही तो दिक्कत है, याद तो सब आएगा, जैसे ही नाम आएगा कहीं पढ़ा है, कहां पढ़ा है, वो समुद्र में किस ट्रेंच में जाके घुसा है ये नहीं पता है, किस ट्रेंच का वो मोती है ये नहीं पता है, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ो न्यूमेटिक टायर में ये इसको डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वाला मामला आप लिखिएगा। न्यूमेटिक टायर में क्या था, उसने एक इंपोज किया कि लिस्टेड वैल्यू से आप कम नहीं बेचोगे, बशर्ते आप जो आगे करोगे उनसे भी यही लिखित ले लोगे। तो यहां पे उसमें मत जाइए, यहां पे ये था कि अगर आपने लिस्टेड जो वैल्यू है, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वाले मामले में था कि टायर सप्लायर जो था उसने अपने जो अगले क्रेता को, बायर को सप्लाई किया, उसको बोला कि जो मैं लिस्ट में रेट दे रहा हूं इससे कम नहीं बेचोगे, चलेगा। आगे भी कह दिया कि अगर आप किसी को बेचोगे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, आप किसी को बेचोगे तो आप भी उससे लिखवा के लोगे कि वो भी लिस्टेड रेट से कम में नहीं बेचेगा। हुआ क्या कि जिसको पहला वाला पार्टी था वहां तक तो लागू हुआ, लेकिन आगे वाली पार्टी से जो लिया गया उसने उस लिस्ट के अगेंस्ट बेच दिया, तो फिर ये बंदा ये वाला जाके तीसरे वाले पे क्लेम कर रहा है। याद आया? नहीं याद आया? तो वहां पे वो उस पे नहीं मान्य हुआ था, ये बात अलग है। यहां पे क्या बात है कि अगर इसने अपनी दूसरी पार्टी से कहा अगर तुमने कम रेट में बेचा, लिस्टेड से अमाउंट से कम नहीं बेचोगे। मैंने पहले भी बताया कि एक केस के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, एक केस से चार जगह निर्णय आ सकते हैं। तो एक तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हैं आप, और एक यहां पे आके धारा 74 में इसको पढ़ रहे हैं, वहां इसका जिक्र नहीं हुआ था। तो इसने कहा कि अगर लिस्टेड रेट से कम बेचे तुम, तो क्या तुम्हें करना होगा, तुम्हें 5 पौंड होता है, डॉलर होता है, ये किस चीज का सिंबल है भाई पता नहीं, पौंड का है ना, 5 पौंड पर ट्रांजैक्शन जो आप गलत करोगे, पर ब्रीच 5 पाउंड आप कह सकते हो, पर ब्रीच आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे कहा गया अब प्रश्न उठा कि लिक्विडेटेड डैमेजेस ये है या पेनल्टी है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी है। केस जब कोर्ट में गया तो मामला ये उठा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये निर्णय था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय था कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है, शास्ति नहीं है। शास्ति क्या होगी, शास्ति के लिए उन्होंने, पेनल्टी क्या होगी, उन्होंने 2-4 क्राइटेरिया दिया। उन्होंने एक केस में, बहुत बढ़िया केस है, फोर्ड मोटर वर्सेस आर्मस्ट्रांग, लिखिएगा, इसको लिख लिया, यहां पे लिखिएगा कि यहां पे वो जो 5 पाउंड का पर बीच हुआ था वो लिक्विडेटेड डैमेजेस माना, कि आपने जो मेंशन किया है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, पेनल्टी नहीं, इसलिए आप पूरा पेमेंट करो। क्यों डिसाइड करने की बात क्यों आई, क्योंकि पेनल्टी में हो सकता है कि उसको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस में नहीं मिलेगा, ही हैज टू पे फुल ऑफ द सम जो भी है। अब यहां पे मैंने क्या बताया, फोर्ड मोटर्स वर्सेस आर्मस्ट्रांग, फोर्ड मोटर्स
आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें क्या हुआ, ये जो है ना आर्मस्ट्रॉन्ग प्रतिवादी, ये कुछ कार और उसके पुर्जे, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स बेचते थे। इनसे इस शर्त पे खरीदा, फोर्ड मोटर से इस शर्त पे खरीदा कि जो भी लिस्टेड वैल्यू है, लिस्ट में जो सूची में मूल्य दिया गया है, जो मैं निर्धारित कर रहा हूं, उससे कम में नहीं बेचोगे। कम में बेचोगे तो क्या करेंगे हम, तुम्हारे ऊपर प्रत्येक हर ब्रीच के लिए 250 पाउंड जो डैमेजेस है, जो कंपनसेशन है, वो हम तुमसे लेंगे। सोचिए, किसी मामले में कोर्ट, इनका ब्रीच हुआ, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा कि भाई हो सकता है कि कभी कोई इतना छोटा सा पार्ट बेच रहे हो और उसकी कीमत 100 पाउंड ही हो सकता है ना। स्पेयर पार्ट्स और कारें बेचने का जो काम था, तो स्पेयर पार्ट्स हो सकता है 100 पाउंड का ही हो, 175 का ही हो, 200 का ही हो। कहने का मतलब इससे कम हो, इससे कम हो। तो जब वैल्यू जो भी है उससे अगर कम है, नहीं, वैल्यू जो है वो कम है आपके प्रतिकर से, आपके डैमेजेस से, तो क्या उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस में रखें? नहीं, ये कहीं ना कहीं पीनल फॉर्म में है। ये दंडात्मक इसका स्वरूप है। चीज कम की बेच रहे हैं, पेनल्टी आपको हम ज्यादा दे दें, प्रतिकर नहीं हुआ। प्रतिकर तो ये होता है कि आपको उसी स्थिति में रख दिया जाए जिसमें आपको नुकसान न होता। तो भाई 250 की चीज है, आप अगर कम रेट में आप लिस्ट में वैल्यू किए हुए हो, अपने यहां बेच रहे हो उतने में, इसको भी इसीलिए कह रहे हो इतने में बेचो, तो आपको कुछ लॉस हो सकता है अगर उससे कम में बेचे, तो उतना ही ना आपको मिलना चाहिए कंपनसेशन। अगर इसमें शर्त ये होती कि हाँ ठीक है, जितना भी आप कम बेचोगे वो हम कंपनसेशन आपके ऊपर कर देंगे, उतना आपसे क्षतिपूर्ति लेंगे, लेकिन जितनी चीज की रेट का, जितने वैल्यू का वो है सामान, उससे ज्यादा आप प्रतिकर लगा रहे हैं। तो यहां पे कहा गया कि फोर्ड मोटर्स वर्सेस आर्मस्ट्रांग में दिस इज द बेस्ट केस फॉर द एग्जांपल ऑफ पेनल्टी, आप यू कैन से। तो पेनल्टी का बहुत अच्छा उदाहरण। यहां पे कोर्ट ने कहा नहीं, ये पेनल्टी है भाई, इसको आप कम करो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक और मामला आपको लिखना चाहिए, वो है ब्रिज वर्सेस कैम्पबेल। ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज वर्सेस कैम्पबेल डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड। यह भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मामला है। इसमें क्या कहा, इसमें एक और स्टैंडर्ड सेट किया, इस चीज के लिए पेनल्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इज इट पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो उसको चेक करने का एक और रास्ता निकाला कि जब प्रतिकर जब आप कोई भंग कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, तो जो अमाउंट वहां पे डिसाइडेड है, जिस चीज में संविदा कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी वैल्यू 900 है, ठीक है, संविदा की जो आपकी कीमत हो रही है वो 900 है, 900 है। कब मान लिया जाएगा कि ये पेनल्टी है? तब मान लिया जाएगा जबकि जो भंग हो रहा है, जो ब्रीच हो रहा है, वो इसके 2/3 तक पहुंच जाए, इस वैल्यू के 2/3 तक पहुंच जाए, तो वहां मान लिया जाएगा दिस इज नॉट लिक्विडेटेड डैमेजेस, इट शुड बी ट्रीटेड एज पेनल्टी। और पेनल्टी में आपको पहले बता चुके हैं वहां कम किया जा सकता है, तो पेनल्टी जो एक दूसरी पार्टी होगी जो कंपनसेशन मांग कर रही होगी, उसको यह फायदा हो जाएगा कि नहीं, जो भुगतान करेगी उसको यह फायदा हो जाएगा कि कोर्ट उसको कम कर देगी अपने निर्णय के अनुसार, ठीक है। तो धारा 74 में एक चीज और जान लीजिए जो मैं पहले बता चुका हूं,
कि अगर कोई अमाउंट वहां डिसाइड कर दी गई है कि 500 रुपए, ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपने डिसाइड कर रखी कि 500 रुपए हमें प्रतिकर मिलेगा लिक्विडेटेड डैमेजेस, या उस संविदा की वैल्यू आप कह रहे हैं कि 500 है, कंफ्यूज मत होइएगा। दायित्व जो है वो 600 रुपए या 500 रुपए या जो भी अमाउंट है, जो भी लायबिलिटी हो रही है, ऑब्लिगेशन है, वो इस अमाउंट तक है। तो जब लिक्विडेटेड डैमेजेस में जाएंगे तो इस नेम्ड अमाउंट जो है इससे ज्यादा कभी भी डैमेजेस को आपको नहीं मिलेगा, आपको क्लेम करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। एक उदाहरण है, मतलब दैट मस्ट बी रीजनेबल, रीजनेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। अगर रीजनेबल नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे, तब इसमें भी कुछ देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई अमाउंट यहां पे है तो इससे अधिक आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। जैसे एक संविदा थी मशीनरी परचेज करने की और उसको इंस्टॉल करने की, कुल उसमें जो दायित्व था वो 600 का था, ठीक है, 600 पाउंड का, 600 पाउंड का था। और उसमें कहा गया कि अगर आपने इस ड्यू डेट तक नहीं कर दिया तो पर डे शायद 20 पाउंड, पर डे 20 पाउंड का आप पे हम कह सकते हैं डैमेजेस लगाएंगे या पेनल्टी इंपोज करेंगे। ठीक है, देर कितनी हो गई, 20 हफ्ते बीत गए, कई हफ्ते बीत गए, दिन तो छोड़िए, यहां पर डे के मामला था, 20 हफ्ते बीत गए। और वो नुकसान जब कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आ गया, 5,850 पाउंड। 600 का कुल दायित्व है और 5,850 इनका नुकसान हो गया। तो यहां पे ये डिसाइडेड था कि इनका जो लायबिलिटी है वो 600 तक की है, जो मशीनरी लगा रहे हैं, जो भी उनका चार्जेस है वो 600 तक का है। इनको नुकसान हो गया उनके लेट लतीफी से 5,850 पाउंड का। जब कोर्ट में मामला जाता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दायित्व तो यहां पे जो लायबिलिटी है वो इतने की है तो इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, इतने को नहीं हम अलाउ कर सकते। हाँ, अगर बहुत ज्यादा है बात, आपने कभी कहीं क्लेम कर दिया, मैंने यहां बताया ये रीजनेबल, अगर ये रीजनेबिलिटी कोर्ट देखे कि आपने ज्यादा ही कुछ अपना बना रखा है उसमें संविदा शर्तों को, तो वहां पे न्यायालय उसको भी घटा सकती है। कोर्ट हैज पावर टू रिड्यूस दैट अमाउंट विच इज अनरीजनेबली फिक्स्ड इन योर कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसमें 2-3 बातें और बतानी है, ठीक है। जैसे इसी का एक केस और देख लें, एस चुन्नीलाल बी मेहता, सर चुन्नीलाल बी है, सर चुन्नीलाल बी मेहता एंड सन्स लिमिटेड, बनाम इनका, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा, वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या था, इस बात पे आप समझिए इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ सेम है। किस बात पे, कि यदि कॉन्ट्रैक्ट में ही प्रतिकर की कीमत जो है उसकी सीमा में उसकी लिमिटेशन बता दी जाए कि अप टू दिस अमाउंट ये कंपनसेशन होगा, तो वो मान्य होती है वही। वहां फिर क्या होगा कि उसको हम फिर आगे नहीं बढ़ा सकते, जो अभी मैंने बताया था, ठीक है।
मतलब अगर उसमें हमने कोई कोई एक लिमिटेशन बना दिया है, लिक्विडेटेड डैमेजेस इसको कहेंगे, फिर उसके बाद आप फिर नहीं, हम साधारण वे में बात करेंगे, जो प्रतिकर का एक जनरल रूल होता हो हम उसमें बात करेंगे नहीं, हमें कितना लॉस हुआ इस पे बात करेंगे नहीं, आपको जो इंपोज है उतना ही मिलेगा जो आपने अपने आप से सेट कर रखा है। जैसे इसमें क्या था, एस सर चुन्नीलाल बी मेहता एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एसपीजी एंड एमएफजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में क्या था, प्रबंध अभिकर्ता मैनेजिंग एजेंट कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति होनी थी। इनकी नियुक्ति में शर्त जो बताई गई वो ये थी कि आपको जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो 6,000 पर मंथ मिलेगा, या और 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% या 6,000 रुपए महीना आपकी सैलरी होगी। ये एक टर्म था। दूसरा कंडीशन क्या था, इफ ब्रीच इन केस ऑफ प्रीमेच्योर ब्रीच कह सकते हैं, पूर्व अवधि पूर्व कह सकते हैं, यदि अवधि जो आपकी जिस समय के लिए आपको अपॉइंट किया गया है उससे पहले आपको हटा दिया जाता है, तो क्या होगा, आपको 6,000 रुपए पर मंथ देंगे। क्यों देंगे भाई, जो हटा दिए वो इसलिए कि जो आपका ड्यूरेशन बचा रह गया है, साल भर के लिए हमने संविदा की है, 4 महीने में हटा दिए तो 8 महीने जो प्रीमेच्योर आपका पीरियड है उसमें 6,000 रुपए हम आपको भुगतान करेंगे। तो वहां 10% वाला मामला नहीं है, ध्यान दीजिए, वहां 10% वाला मामला नहीं आएगा। तो जब ये हटा दिए गए तो ये लोग जाते हैं कोर्ट मैनेजिंग एजेंट्स, कहते हैं हमें 10% चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट उनको लग रहा था ज्यादा है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये यहां पे डिसाइडेड है कि आपको प्री मेच्योर अगर आपका टर्मिनेशन हो रहा है तो आपको रिमेनिंग जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए आपको केवल 6,000 रुपए ही मिलेंगे। इट मीन 74 और इंग्लिश लॉ यहां पे सेम है। ध्यान रखिएगा कि अगर संविदा में जो डैमेजेस है उसको वहां पे मेंशन कर दिया गया है तो फिर अलग से जनरल रूल में हम जाके डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है।